रिया, क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों हो? आजकल देख रही हूँ सारा दिन तुम अपने कमरे में ही बंद रहती हो, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आजकल तुम्हारी सहेलियाँ भी नहीं आ रही। सुरती ने जब उस दिन सुबह सुबह फिर एक बार रिया का उदास चेहरा देखा तो पूछा, आप तो रहने ही दो माँ, आप ही का क्या धारा है सब, और अब इतनी भोली बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। उसने भी तपक कर रिया को जवाब दे ही दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटा, अब मैंने क्या किया? अरे वाह माँ, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझे खुश देखने के लिए मरी जा रही हो। इतनी ही परवाह थी तो क्यों मना किया था? पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर जाने से सबने कितना सुनाया मुझे कि मैं तो अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और मेरे जन्मदिन पर जब चाचू बोल रहे थे कि वो पार्टी देंगे तो कितने घमंड से तुमने मना कर दिया था कि जब हमारे पास पैसे होंगे हम तब पार्टी करेंगे। हमें किसी और के पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदनी। और तो और सबको बर्थडे पार्टी में हाथ के बने छोटे मोटे तोहफे भिजवाकर मेरी जगहंसाई करवाई आपने। और पूछती हो कि मैं उदास क्यों हूँ? मैं पूछती हूँ, कभी पैसा था ही कहाँ आपके पास मुझे खुशियाँ देने के लिए, जो इतना घमंड दिखाती है आप सबको। और अगर कोई मुझे खुश करने के लिए अगर तोहफे या फिर पार्टी या फिर स्कूल पिकनिक पर भेज देना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी खुशी के लिए ही तो सोचते हैं सब। कितनी हंसी उड़ाते हैं सब मेरी। मगर आपको क्या? आपको अपनी परी है, अपने आत्मसम्मान की परी है। आप क्यों मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुकेंगी? आपकी तो खुददारी आरे आ जाएगी ना। रिया ने जैसे दिल में दबी सारी भड़ास एक साथ ही निकाल दी। सुरती की आंखों में आंसू थे। सोच में पड़ी थी कि क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी खुशियों का आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली सुरती की जब ज्ञान से शादी हुई तो उसने अपने माता पिता की इच्छा के आगे अपनी खुशियों को छोटा पाया और अपनी खुशियाँ ज्ञान और उसके परिवार में ही ढूंढना चाहा। ज्ञान एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। बहुत खुश थी वो ज्ञान के साथ। प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ तो था उनके रिश्ते में। इतना खो गई उन खुशी भरे पलों में कि ज्ञान तक की बात नहीं मानी थी उसने। सुनो सुरती, तुम्हारी पढ़ाई हमारी शादी की वजह से बीच में ही छूट गई थी। सिर्फ 1 साल की बात है, तुम क्यों नहीं पूरा कर लेती अपना कोर्स? ज्ञान ने उसे कई बार कहा, लेकिन कुछ तो उसके खुद के माता पिता का दबाव था कि ससुराल में अब ये सब भूलकर सिर्फ गृहस्थी पर ध्यान देना। और कुछ शादी के 6 महीने बाद ही सास के सीढ़ियों से गिर जाने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से उनकी जिम्मेदारी भी थी उसके ऊपर। हालांकि ज्ञान नर्स लगवाना चाहता था, मगर तब परिवार की सेवा में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती सुरती ने उसकी एक ना सुनी। फिर कुछ ही महीनों में सुरती गर्भवती हो गई और उस दौरान बड़ी कठिनाइयों से गुजरी। घर पर किसी बड़े के न होते हुए उसकी सास ने उसे मायके जाने की सलाह दी। वही मायके में वो पूरा बरस रही थी, जिस बीच ज्ञान अक्सर उससे मिलने आया करता था। रिया 3 महीने की थी तब सुरती अपने घर वापस आई। अब बच्ची और सास दोनों का बोझ वो अकेली सुरती नहीं उठा सकती थी, तो उन्होंने एक कामवाली भी रख ली, जो लगभग हर काम में सुरती की मदद कर दिया करती थी। ज्ञान ने उससे तब भी कहा कि अब भी देर नहीं हुई यदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, मगर अब पूरी तरह से घर परिवार और बच्ची में रच बस
चूँकि सूरती इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही चुकी थी। नहीं ज्ञान, वो वक्त अब बहुत पीछे छूट गया जब मेरी खुशी खुद से जुड़ी थी। अब तो मेरी खुशियाँ सिर्फ आप है। समझना चाहा लोगों को खुश देखने में, वो मुस्कुराते हुए कह दिया करती। इसी बीच उसके देवर का भी विवाह तय हुआ, जिसका सारा काम काज उसी ने संभाला था। देवरानी नौकरी करती थी और उसका दफ्तर उनके घर से दूर पड़ रहा था, तो शादी के कुछ ही महीनों के भीतर उसके देवर देवरानी एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। मगर शायद उसकी सास बहुत उदास रहने लगी थी और शायद इसी उदासी ने उनकी जान ले ली। उस रात कुछ तो हुआ था। उसके देवर देवरानी उस रविवार उनके यहाँ खाने पर आए थे। फिर माँ के कमरे में उनसे मिलने गए। कुछ देर बाद रसोई में बड़ी बैंस की आवाज़ आने लगी। ज्ञान भी उस रात शहर में नहीं था। वो कमरे में गई तो एकदम चुपकी छा गई और यकायक उसके देवर देवरानी वहाँ से निकल गए। उसने अपनी सास से भी बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ न कहा। बस उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह फेर कर सो गई। वो दोबारा उठी ही नहीं। अगले दिन सवेरे जब वो उनके कमरे में गई तो वो दुनिया से जा चुकी थी। उसने अपने देवर को ज्ञान को फ़ोन लगाकर बुलाया। अंतिम संस्कार के बाद भी उनकी तेरहवीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया में बस ज्ञान, रिया और वो ही रह गए थे। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। शायद एक दिन दफ्तर जाते वक्त ज्ञान का एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। सूरती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कई कई दिन तक किसी से बात न करती। उधर देवर देवरानी ने भी जैसे उससे किनारा कर लिया था। उसकी माँ उसे मायके ले आई। कुछ दिन तो वो वहाँ उनके साथ आराम से रही। शायद सोच भी चुकी थी उन्हीं के साथ रहने का। मगर एक शाम अपनी भाभी को फ़ोन पर किसी से कहते सुना, खुद का तो संसार उजड़ गया। देवर तक तो पूछता नहीं, सो चली आई है यहाँ हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने। सारा दिन मनहूस सा चेहरा बनाए बस घूमती रहती है। हमारा तो हंसना बोलना दूभर हो गया। पूरी रात अपने भाग्य को कोस कोस कर बहुत रोई। फिर सोचा कि आंसुओं का कोई मोल नहीं। अगर यूं ही उदास रहेंगी तो दुनिया जीने नहीं देगी। शायद सो अब उसे एक बार फिर अपनी खुशी तलाशनी होगी। उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और सबकी मर्जी के खिलाफ वो अपने घर आ गई और गृहस्थी की बागडोर इस बार अपने हाथ में ली। नन्ही रिया को संभालते हुए उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तब इतना काम नहीं मिलता था उसे और प्राइवेट नौकरी की वजह से ज्ञान की भी कोई पेंशन नहीं थी। रिया की स्कूल फीस भरनी थी तो सोचा देवर से मदद मांग ले। आखिर भाई की बच्ची के लिए इतना तो कोई कर ही सकता है। एक महीना तो उन्होंने पैसे दे दिए, मगर जब 2 महीने बाद फिर से ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाभी, मेरे खुद के भी खर्चे हैं। अब सारी उम्र तो आप लोगों का बोझ नहीं सह पाऊंगा।